औज़ुबिल्लाहि ए मिनश्शैतानिर्रजीम। सालिया। बेटा आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए, ठीक है? आप सब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सबका? हमने एसेस को स्टार्ट किया हुआ था, प्रॉब्लमेटिक ऐसे हमने इसका स्टार्ट लिया था। उसके बाद हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे करने थे और देन लिटरेरी ऐसे करने थे। जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे थे उसमें हमने इसमें हमने प्रॉब्लमेटिक एसेस में इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। मैंने बाकायदा आप लोगों को कंक्लूजन के स्टेप्स और इंट्रोडक्शन कैसे राइट डाउन करना है वो भी आप लोगों को सिखा दिया था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है जो हमने कर लिया था, मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है? अब बाकी जो है इसकी बॉडी रहती है, बॉडी के जो है वो कि उसको किस तरह से डेवलप करना है वो रहता है। लेकिन इससे पहले बच्चे मैं आप लोगों को आर्गुमेंटेटिव ऐसे करवाऊंगी, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव ऐसेज में जो हम पैराग्राफिंग करेंगे और जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे है उसमें जो हम पैराग्राफिंग करेंगे तो वो आपस में मिलती है, जो सिमिलर है, मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो जब आप लोग उसमें आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी हो जाएगा तो देन मैं आपको दोनों ऐसेज की कंप्लीट बॉडी करवा दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आप लोग इस तरह से करें, अपने जो रजिस्टर हैं जो मैंने आप लोगों को लगवाए हुए हैं वो दो आपको ये जो मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप में जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ड्यूरिंग लेक्चर वो मैं फिर दोबारा रिपीट समटाइम नहीं हो पाती हैं, तो वो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। जो आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट बेस्ड एसेज, ठीक है? इसमें एक स्टेटमेंट होती है जो एग्जामिनर ने दी होती है किसी भी किस्म की, लाइक जो भी कंट्रोवर्शियल इशू होता है, कोई बर्निंग इशू होता है या कोई जिस पे वो चाहता है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए नीचे, एक मिनट मुझे ज़रा स्पॉटलाइट यूज़ करने दें। ओके, एग्जाम्पल है जैसे एम्पावर्ड वुमेन कैन क्रिएट रेवोल्यूशन। ये पीएमएस जो हुआ था केपीके का, उसमें ये एग्जामिनर ने पूछा था, वहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट ली है। देन जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। ये सीएसएस के जो पास पेपर्स हैं वहाँ से मैंने ये एग्जांपल्स उठाई हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये एक तरह की ओपन एंडेड स्टेटमेंट होती है। ओपन एंडेड स्टेटमेंट मतलब ये कि आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रिप पे डिपेंड करता है, आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसके फेवर में जाते हो या इसके अगेंस्ट जाते हो। ये जो जैसे पहली एग्जांपल में ये है कि एम्पावर्ड वुमन कैन क्रिएट रेवोल्यूशन। हमने एक तो ये इशू है कि वुमन एम्पावरमेंट की जाए, ये एक तरह का इशू है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे आप आशा बच्चे कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती प्रॉब्लमेटिक ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे या लिटरेरी ऐसे, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे और प्रॉब्लमेटिक ऐसे को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर ये जो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि एम्पावर्ड वुमन कैन क्रिएट रेवोल्यूशन, अगर एग्जामिनर इस तरह से पूछता है, अब यहाँ पे उसने जो स्टेटमेंट दी है उसने ये नहीं कहा कि इसकी रीजंस क्या है। अगर वो ये कह देता है कि वुमन एम्पावरमेंट जो है कैन क्रिएट रेवोल्यूशन, व्हाट इज योर ओपिनियन, तो इसका मतलब ये है कि उसने ये बता दिया है कि एम्पावर्ड वुमन रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, तो आपकी ओपिनियन क्या है, ठीक है? या फिर ये कि वुमेन एम्पावरमेंट कंट्री में नहीं हो रही है, जो सुप्रेस किया जा रहा है वुमेन्स को एक लंबे अरसे से, तो इसकी रीजंस क्या हैं? या फिर जो वुमेन की सुप्रेशन है या उनको मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं लाया जाता, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं हमारी सोसाइटी पे? तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉब्लमैटिक ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उसने ये कह दिया है कि एम्पावर्ड वुमन कैन क्रिएट रेवोल्यूशन, यानी हमने वुमन को एम्पावर कर दिया है, अब वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है या नहीं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके फेवर में जाते हो या इसके अगेंस्ट जाते हो। अगर तो आप ये समझते हो कि अगर वुमन जो है चूंकि मोर देन जो है 60% पॉपुलेशन के वुमन हैं, तो अगर उनको एम्पावर्ड कर दिया जाता है तो अंडरस्टूड है वो हर मेन स्ट्रीम के अंदर आएँगे, तो हर फील्ड के अंदर जो है वो उसमें चेंजिंग्स आएँगी, तो एक रेवोल्यूशन तो
ज़ाहिर है आएगा। तो अगर आप इसको इसके फ़ेवर में जाते हो तो देन आप आर्गुमेंट जनरेट करोगे इसके फ़ेवर में। अगर आप समझते हो कि वुमन को जितना भी एम्पावर कर दिया जाए, उनकी जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि उन्होंने घर पर रहना है, हाउसहोल्ड एक हाउस वुमन है, उनकी रिस्ट्रिक्ट में शामिल है कि वो घर पर रहें, स्टे एट होम और बच्चों की लुक आफ्टर करें और घर को देखें बस। या फिर वो एक वीक एंटिटी है, उनको जितना भी मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए वो एक मेन से स्ट्रांग नहीं है। तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, ये बहुत ज़्यादा बार ये ऐसे आया हुआ है। अगर आप इससे एग्री करते हो तो आप इसके लिखोगे, या फिर अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो आप वो भी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का ये होता है कि वो ओपन एंडेड ऐसेज होते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे होते हैं, या तो आप उनके फेवर में लिखते हो या फिर उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिखते हो। व्हाट टू डू, ठीक है, यहाँ पे व्हाट टू डू में मैंने बाकायदा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आइदर एक्सेप्ट और डिनाई द स्टेटमेंट। या तो ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट एग्जामिनर पूछ लेता है तो या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर डिनाई करोगे। जैसे ये कि इज कलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, हमारी जो एक फ्यूडल है हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये समझते हो कि हम आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं हैं, वो कॉलोनी वाली जो हमारी एक मेंटालिटी है कि हमने सुप्रेस होकर रहना है, एक स्लेव बन के रहना है, हम आज़ाद हुए ही नहीं थे। ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन मेंटली तौर पर हम अभी भी सुप्रेस्ड हैं। तो आप इसके ऊपर आर्गुमेंट जनरेट करें कि हम वाकई ये जो कॉलोनल मेंटालिटी है वो प्रोग्रेस को इम्पीड कर रही है। या फिर आप अगर ये समझते हो कि नहीं हम तो आज़ाद हो चुके हैं, देर आर मैनी अदर रीजंस जो हमारी प्रोग्रेस को इम्पीड कर रहे हैं, तो आप इसके अगेंस्ट में जा सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू, आइदर गोज इन फेवर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। या तो आप स्टेटमेंट के फेवर में जाओ या फिर आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट इसमें ये है कि बिल्ड वैलिड लॉजिकल एंड रेलिवेंट आर्गुमेंट्स टू प्रूव योर स्टैंस। यानी जैसे मैंने प्रॉब्लमेटिक ऐसे करवाते वक्त आप लोगों को बताया था कि जो एग्जामिनर है वो कभी भी आपसे टफ वोकैबलरी नहीं चाहता, वो कभी भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप कितने बड़े अंग्रेज हैं या आपको कितनी डिफिकल्ट इंग्लिश आती है। जितनी सादा, सिंपल और डायरेक्ट आप लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। जब मैंने प्रॉब्लमेटिक ऐसे का इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखवाया था तो उसमें भी मैंने ये रिपीट किया था कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो अपने वैलिड, लॉजिकल एंड रेलिवेंट आर्गुमेंट सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपने उसको देने देने हैं, जिसमें इजीली वो समझ सके कि उसने जो पूछा है क्या वो आप बता रहे हैं या नहीं। क्लियर देयर? लेट्स गो अहेड। अब जब हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्कस करे हैं बच्चे, और जब आप लोगों ने इसके ऊपर लिखना है तो कौन से ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनको आपने जेन में रखना है? एरियाज टू बी केप्ट इन माइंड, इसमें थोड़ा सा गैप नहीं है, एक लेट मी क्रिएट स्पेस नहीं है। ओके, एरियाज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल जनरेटिंग आर्गुमेंट्स। जब आर्गुमेंट्स निकालने हैं तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको जहन में रखना है? अब एक बात यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आप लोगों को मेथड करवाए थे कि आपने पॉलिटिकल, मैं आप लोगों को एक दफ़ा शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये है ग्राउंड्स टू बी केप्ट इन माइंड। ये ग्राउंड्स, ये एक मेथड वन है कि कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। ये एक मेथड है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप है तो आपने इन फैक्टर्स के अंदर एक एक दो दो आर्गूमेंट्स, जैसे इकॉनमी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसमें से एक आर्गूमेंट निकाल लें, फिर सोशल से निकाल लें, साइकोलॉजिकल से निकाल लें। इस तरह से अगर आप एक एक फैक्टर के अंदर दो दो आर्गूमेंट्स आप निकालते हैं, जहाँ जहाँ इशू है एक आस्क स्टेटमेंट के मुताबिक, तो फिर आपके ये टोटल जितने भी हैं आपके 10 12 15 जो है आर्गुमेंट जनरेट हो जाते हैं। ये मेथड वन है आर्गुमेंट निकालने के लिए, जो एरियाज आपने जेन में रखना है। जो दूसरी चीज़ है वो है दिस इज मेथड टू। ये एरियाज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल जनरेटिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने उसको, जैसे होता है ना, ब्रेक डाउन कर देनी है। जुडिशरी है, मीडिया है,
रिलीजन है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट, कॉमन मैन, हिस्ट्री, एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइंस, करंट सिनेरियो, कोई भी। ये 17 एरियाज हैं जो आप लोगों ने जेहन में रखते हुए इनसे आर्गुमेंट जनरेट करने हैं, निकालने हैं। अब ये मेथड टू है, यानी आप ज़हन में रखें कि हमारे, लेकिन इस यहाँ पे एक चीज़ और मैं बच्चे आप लोगों को क्लियर करवा दूँ कि आप लोगों ने जब आर्गुमेंट जनरेट करने हैं तो उसके लिए इन सारी चीज़ों का समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब जुडिशरी है तो जुडिशरी का आपको पता हो कि हमारा ये पिलर क्या है, क्या जुडिशरी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर लोकल कोर्ट्स हैं, फिर फैमिली कोर्ट्स सेपरेट हैं, फिर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो सेपरेट है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जुडिशरी एक्चुअली में है क्या चीज़। इसी तरह मीडिया है तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा होता है, मैस जो है वो मीडिया कौन सा है, प्रिंट मीडिया कौन सा है। उसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए ताकि आप देखें कि रीज़न इशू कहाँ पे है और उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है और उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो तो जब तक आपका विजन ब्रॉड नहीं होगा आप compete नहीं कर सकते। इसी तरह रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे जब आप लोगों ने आर्गुमेंट्स निकालने हैं तो आपको पता हो, जैसे हम अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस इस्लाम इस्लाम के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं। जो मेजर हैं वो शिया और सुन्नी सेक्ट्स हैं। तो अगर आप इनकी डिटेल में ना जाएं तो आपको एटलीस्ट इस्लाम के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप ने कोई आर्गुमेंट निकालना है रिलीजन में से तो वो आप इजीली निकाल सके जब आपकी ग्रिप हो। देन टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स, जब मैंने आप लोगों को फैक्टर्स करवाए थे तो इकोनॉमी करवाई थी, पॉलिटिक्स करवाई थी, तो आपको जो है ना वो मैंने डिटेल में बताया था कि ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज है तो आपको पता हो कि हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। एजुकेशन हमारे कहाँ पे फ्लाज हैं, एजुकेशन है क्या, प्राइवेट है, पब्लिक है, मदरसा सिस्टम है, कितनी प्राइवेट है, कितनी जो है वो पब्लिक है, कहाँ पर फ्लॉज हैं। इस तरह कस्टम एंड ट्रेडिशंस मैंने जब साइकोलॉजिकल फैक्टर करवाया था तो वो समझाए थे। पार्लियामेंट का आपको पता हो क्या पार्लियामेंट क्या है। ये सारी इन जो चीज़ों पे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाई हैं बेटा, आप लोगों की ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे के जो है वो आर्गुमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया जेन में रखना। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसेस। प्रॉब्लमेटिक ऐसे में भी मैंने बताया था कि ऐसे कोई भी हो, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक हो, चाहे आर्गुमेंटेटिव हो, चाहे लिटरेरी ऐसे हो, प्रोवर्बियल ऐसे हो, कोई भी ऐसे हो बच्चे, उसमें पार्ट्स यही होते हैं। नंबर वन पे इंट्रोडक्शन होता है, एक कंपल्सरी, आपने इंट्रोडक्शन कहते हैं एक समरी को, एक प्रॉपर समरी देनी होती है एग्जामिनर को कि हम इस होल ऐसे के अंदर क्या कहने जा रहे हैं। और जो मैंने प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है, इंशाल्लाह यहाँ भी मैं अगेन समझा दूंगी ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट का है, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट बच्चे ऑप्शनल होती है, डिपेंड्स अपॉन ग्रिप ऑफ द टॉपिक। अगर आपकी टॉपिक पर ग्रिप है देन आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और आपने जो वो सीएसएस में वो एग्जामिनर 8 टॉपिक देता है, पीएमएस में वो समटाइम 10 दे देता है, समटाइम 8 दे देता है। जुडिशरी में अगर उसका भी ऐसे आता है तो उसमें 4 और 5 टॉपिक्स होते हैं। तो इनमें आपने वो टॉपिक उठाना है, क्योंकि काइंड्स का तो आपको पता चल गया कि 3 काइंड्स के ऐसे होते हैं, और फिर आपको स्ट्रक्चर मेथड सब पता चल गया कि प्रॉब्लमेटिक ऐसे किस तरह करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, किन चीज़ों को ज़हन में रखना है, फिर आर्गुमेंटेटिव का और लिटरेरी ऐसे का भी। अब आपने टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, या मेरे पास जो है वो इनफ इंफॉर्मेशन है, इनफ नॉलेज है, इनफ ग्रिप है, और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बात ज़हन में नहीं रखनी कि मेजॉरिटी इस चीज़ को जो है वो ऑप्ट करेगी, मेजॉरिटी इसको लिखेगी तो मैं तो जी फेल हो जाऊंगा और पैनिक
क्रिएट कर लेनी है, और नहीं, ये चीज़ नहीं है, जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप है आपने वो ले लेना है, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट आपने देनी है, जिस पे मैं इस पे बाकायदा लेक्चर भी दूंगी, समझाऊंगी भी कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। बट यहाँ पर ये चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर आपकी टॉपिक पर ग्रिप नहीं है, आपको सही थीसिस स्टेटमेंट का नहीं पता, तो आपने बच्चे इसको स्किप कर देना। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद जो सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है स्पोर्टिव आर्गुमेंट्स। स्पोर्टिव आर्गुमेंट्स लाजमी इसमें आते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं इफ नेसेसरी होते हैं। सम टाइम सोल्यूशन उसके बन रहे होते हैं, क्योंकि जब हम तीनों काइंड्स के एसेस कर लेंगे और तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, देन मैं आप लोगों को इसके अंदर कंपैरिजन बताऊंगी कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम पास पेपर से उठाएंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें सॉल्यूशन जो है वो नेसेसरी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ आपने आर्गुमेंट्स देने होते हैं अपने टॉपिक को जो आपने सिलेक्ट किया होता है उसको डिफेंड करने के लिए, बट सोल्यूशन नेसेसरी नहीं होते हैं। बट सम टाइम सोल्यूशन नेसेसरी होते हैं। तो स्पोर्टिव आर्गुमेंट्स एंड सोल्यूशन बॉडी में आते हैं, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। टोटल जो इसके स्टेप्स हैं वो 5 है, इंक्लूडिंग थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह से प्रॉब्लमेटिक ऐसे की भी है, और इसी तरह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे की भी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जेंडर इक्वालिटीज मिथ, बड़ा कॉमन एक टॉपिक है, लॉट ऑफ टाइम एग्जामिनर ने सीएसएस में पीएमएस में पूछा है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को उठाया है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर बच्चे सबसे पहले जो मैं यहाँ पर भी बोल रही थी कि डिपेंड्स अपॉन ग्रिप ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की ग्रिप। तो टॉपिक की ग्रिप क्या है? पहली बात ये कि आपको अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही तो आपने लिखना क्या है उसके ऊपर। फर्स्ट वन, जैसे मैंने उठाया कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब यहाँ पे मैंने बताया कि पहले तो आपको पता हो कि जेंडर है क्या चीज़। ये मैन वुमेन और थर्ड जेंडर तीनों के अंदर जेंडर आता है। मोस्टली वैसे कि मैन वुमेन को कंसिडर किया जाता है कि मैन एंड वुमेन दोनों जेंडर में है, लेकिन मैं इसको थर्ड जेंडर भी इंक्लूड करती हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों इसी में आते हैं। उसके बाद इक्वालिटी का मतलब है, सॉरी, मिथ का मतलब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, मन घड़त कहानी, जो एक जैसे फेमस है कि जो सरदार लोग होते हैं या पठान होते हैं, कि वो जो होते हैं वो बड़े एक स्वीट सी नेशन है, एक स्वीट सा सेक्ट है, जिनको इजीली डिसीव किया जा सकता है, जबकि वो इनोसेंट होते हैं और वो जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो दैट्स वाई एक मिथ डेवलप हो गई है कि उनको डिसीव किया जा सकता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जो बनी हुई हैं, जिनमें से एक मिथ ये भी है, एक मन घड़त स्टोरी ये भी है, ट्रेडिशनल स्टोरी ये भी है कि जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ। अब जेंडर का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, मिथ का मतलब बता दिया, इक्वालिटी का तो आपको पता है कि बराबरी होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक चीज में बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन होती है। यहां पर आप लिख लीजिए कि एक वर्ड होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, मतलब मर्द और औरत बराबर है। अगर इसे जेंडर के सेंस में यूज किया जाए तो इक्वालिटी, या किसी भी सेंस में यूज किया जाए तो इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। लेकिन इक्विटी का मतलब ये होता है कि मर्द को मर्द के राइट दो और औरत को औरत के राइट दो। यानी जो औरत अगर सपोज कि वो घर पर है तो उसको सर्वेंट ना समझा जाए। अगर आप जो उसकी जगह पे घर में काम काम के लिए मेड रखते हैं या कोई सर्वेंट रखते हैं तो उसको तो पे करना पड़ता है ना। तो उसकी जगह पे अगर सारे काम एक वुमन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके काम को कंसिडर ही ना करें या समझे ही ना, उसको कंसिडर करें, उसको समझें, उसको उसको उसका राइट दें कि ये घर रहकर उसको उसकी मेंटेनेंस पूरी करें, उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, उसको इवन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलें, उसको प्रेज़ की जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको समझा जाए, उसको कंसिडर किया जाए कि ये इसका वर्क है। इसी तरह अगर वो मेन स्ट्रीम में होती है तो वहाँ पर उसको उसका राइट दिया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको अगर कुछ भी वो कैरी करना चाहती है तो उसको करने दिया जाए, तो वो होती है इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी में बच्चों को बड़ी समटाइम कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पर वो क्लियर कर लें। अब ओवरऑल अगर इस जो स्टेटमेंट है उसका हम ओवरऑल मतलब लें तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ मीन्स मैन एंड वुमेन आर नॉट बीइंग इक्वल।
अब इस सारी जो स्टोरी का यहाँ पे समझाने का पर्पस ये है कि आप लोगों ने आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर जो स्टेटमेंट उठानी है वो आप लोगों ने वो उठानी है जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है। आपको पता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है? वो आप लोगों ने उठानी है और फिर मेथड स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि इसको कैसे करना है, तो फिर आपने करना है उसको, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने समझा दिया, क्योंकि मैंने ये टॉपिक ऑप्ट किया आपको समझाने के लिए कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। अब मैं इसके गई हूँ, लाइक अगेंस्ट गई हूँ कि मेन एंड वुमन आर नॉट बीइंग इक्वल, ये एक मिथ है, ठीक है? इज ए मिथ, मैं इसके फेवर में गई हूँ, सॉरी, ठीक है? ये मैंने नहीं कहा कि वाकई जी ये मिथ है, सॉरी, ये एक जो है ना वो मतलब जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, कि ये मिथ है वाकई। अच्छा, सॉरी, ओके, हाउ टू बिल्ड आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पर इस एरिया पे आप लोगों ने फोकस करना है कि इसके आर्गुमेंट कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे निकालने हैं, इन एरियाज को जेन में रखते हुए। ये जो एरिया, ये मैंने, ये दीज आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, मैंने एक छोटी सी ट्राई की है, कोशिश की है, ताकि आप लोगों को इजीली बात समझ आ जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि आर्गुमेंट बिल्ड कैसे करने हैं, ठीक है? अब जैसे फर्स्ट जो आर्गुमेंट है मैंने निकाला है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है? इकोनॉमी से निकाला है मैंने ये आर्गुमेंट, ठीक है? कि अगर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी जो फॉर्मेशन होती है, प्लानिंग प्लान्स बनते हैं, या जो कोई भी होता है उसमें वुमन की पार्टिसिपेशन नहीं है, डिसअपॉइंटिंग। उसको अगर लोकल लेवल पे लिया जाए तो घरों के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता, अगर उसको नेशनल लेवल पे लिया जाए तो नेशनल लेवल पर भी, मेन स्ट्रीम के अंदर एग्जेक्टिव जुडिशरी कहीं पर भी जब बजट पास होता है तो वुमन की वो उतनी नहीं होती है वर्थ। अगर उसको रीजनल लेवल पे लिया जाए तो रीजनली भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं उसमें एशिया के अंदर कि वो वहाँ पे औरत जो है वो सुप्रेस किया जाए। लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल लिया जाए तो अफ्रीका को देख लो, लैटिन अमेरिका में देख लो, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे औरत जो है वो अ, उसको डिसअपॉइंटिंग उसके वो उसकी पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर मैं इसको फेवर में ले जाती, कि मैं कहती सॉरी, इसको मैं फेवर में ले गई हूँ, अगर मैं कहती इसके अगेंस्ट जाती कि हाँ जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अ, अ, यहाँ पर जी। बच्चे मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जेंडर इक्वालिटी इज मिथ। आप अनम्यूट कर दीजिए बच्चे अपनी तरफ से, ठीक है? इसमें जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ, मैंने नीचे इसका मतलब लिखा है कि मैन एंड वुमन आर नॉट बीइंग इक्वल, कि वो इक्वल नहीं है, यानी वो इक्वल ट्रीट नहीं होते। तो इसमें मैंने इसको इसके फेवर में गई हूँ कि हाँ, जो औरत है उसको डिसअपॉइंट किया जाता है, ठीक है? वो, अब अगर मैं इसके अगेंस्ट जाती तो मैं ये लिखती कि नहीं, ये एक मिथ है, औरतें भी, औरतों को भी बराबर राइट्स मिल रहे हैं, मर्दों के बराबर। अगर मर्द मेन स्ट्रीम है तो औरतें भी मेन स्ट्रीम है, ठीक है? इसका मतलब ये है, जेंडर इक्वालिटी इज मिथ का मतलब ये है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है, यानी औरत मर्द के बराबर नहीं है। क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ये सच्ची में ही औरत मर्द के बराबर नहीं है? ये एक मन घड़त आपकी आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आप अगर समझते हैं कि हाँ, मर्द और औरत जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर आप इसके फेवर में अपने स्टैंस में लिखें, दें आर्गुमेंट्स। अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो दें, अगर कहते हैं कि इक्वल हैं तो देन इसके आर्गुमेंट जनरेट करें। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को आर्गुमेंट जनरेट करना सिखाया है कि बिल्ड किस तरह से करने हैं, बनाने किस तरह से आर्गुमेंट्स हैं, जो मैंने एरियाज आप लोगों को बताए हैं उन एरियाज में से कैसे निकालें हैं। अब मैंने जो निकाला है, आपने इनको ज़हन में रखते हुए इस तरीके से निकालें। एक छोटा सा एक मेथड है, एक तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इज डिसअपॉइंटिंग, इकोनॉमी के अंदर वुमन की, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, नहीं है। फिर शी प्लेज फ्यूअर रोल इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स से मैंने लिया, जब भी कोई पॉलिसी प्लानिंग होती है उसमें जो वुमन है उसकी जो रोल है वो बहुत फीवर लेवल का रोल है, वो प्ले करती है। फिर अगर कॉमन मैन को समझा जाए तो ऑनर किलिंग इज़ ए वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। ऑनर किलिंग पर कितनी औरतें हैं जिनको मारा गया है,
कितनी आप गिनना शुरू कर दो। मुख्तारा माई का केस हमारे सामने है, सॉरी उसकी ऑनर किलिंग नहीं, उसका रेप हुआ। तो ऑनर किलिंग कंदील बलोच का केस हमारे सामने है। रिसेंटली एक जो है वो स्टेज डांसर है, उसका ऑनर किलिंग पर उसका जो कत्ल हुआ। इसी तरह से जो बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं जिनमें अभी भी ऑनर किलिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉमन मैन से मैंने ये चीज़ निकाली है। फिर हाउस होल्ड वायलेंस एंड हेरासमेंट इज रैम्पेंट, उसको हम नहीं रोक सके। घरों के अंदर औरतों के साथ इतना ज़ुल्म हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, ये चीज़ है। फिर ये भी एक कॉमन मैन, ये सोसाइटी की एग्ज़ाम्पल है। देन एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़ आर अनफॉर्च्युनेटली लेस। अब होता है कि जैसे आप चले जाएँ जो है वो बहुत सारे लोगों की, खैर मैं तो मेजॉरिटी रूरल एरियाज़ की एग्ज़ाम्पल देती है, बट मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हैं, जो कि बच्चियों को कम प्रेफ़रेंस देते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। वो कहते हैं कि बेटियाँ तो पराया धन होती हैं, उन्होंने तो आगे चले जाना है, उनको पढ़ा लिखा के क्या करना है, 10 करवाओ, 5 करवाओ, उसके बाद जहेज़ दो, उनकी शादियाँ कर दो। जबकि जो है वो उनका भी बराबर राइट है। इस्लाम ने इस्लाम से अच्छा और कौन-सा रिलीजन होगा कि जिसने प्रॉपर राइट दिए हैं कि जितना हक बच्चे का है, उतनी बच्ची का भी है। तो लेकिन ऐसा है, उनको जो लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एजुकेशन से एग्जांपल उठाई है मैंने। फिर हेल्थ कंडीशन ऑफ वुमन इज़ अनस्पीकेबली बैड। कैसी होती है? जिस तरह से आप ये समझो कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अप्लाई करने हों तो वुमन पर अप्लाई करते हैं, फैमिली प्लानिंग होनी हो तो वुमन पर होती है। फिर वुमन सम टाइम ऐसा होता है कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको इतना ज़्यादा उसकी तरफ जो अटेंशन नहीं दी जाती है, वो इतनी हेल्दी स्ट्रॉन्ग और नहीं है मर्द के मुकाबले में। तो ये मेरा व्यू पॉइंट था जो मैं ले आई कि मैं इसमें समझूँ कि जो औरतें हैं वो लाइक उनको सही ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो मैंने इसके स्टाइल में और इसी स्टैंस में आर्गुमेंट जनरेट किए हैं। आप लोगों ने अपना स्टैंस लेना है, ठीक है? लेकिन पैटर्न मैंने ये बता दिया, उसके हिसाब से आप लोगों ने डिफरेंट एरिया से एग्जांपल्स उठानी है, ठीक है? उसके बाद जुडिशरी है, तो फ्लॉड जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन टू हर। ठीक है, औरतों को इतना नहीं मिलता है प्रोटेक्शन। अगर वो चली जाए उनको अगर केस कर भी देते, पहली बात ये कि वो केस करती नहीं है, उनका रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उनको हरास किया जाता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। पहली बात ये है कि उनको इतना ज़्यादा डराया जाता है कि वो केस नहीं करती। फिर दूसरी बात, अगर वो केस कर भी देती हैं तो फिर उनको थ्रेट किया जाता है कि वो आगे फिर उसको सर्वाइव नहीं कर पाती, उसको कैरी नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाती, तो फिर वो रास्ते में क्विट कर जाती हैं। बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कि वो विन कर जाएँ। तो ये चीज़ है। फिर चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड मैरिज आर स्टिल प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, ये एक सोशल इशू है। मैंने सोसाइटी से लिया है कि चाइल्ड मैरिज होती है, फोर्स्ड मैरिज भी होती है। बच्चियाँ, इस्लाम ने हक दिया है कि बच्ची से उसकी